गुड डे एवरीवन। आज हम लोग एनडीए 2016 के जो दूसरा पेपर था उसमें जो स्पॉटिंग एरर्स आए हैं उनको आज हम लोग टैकल करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आपको तैयारी करनी है, खासतौर पर अगर आपको एनडीए की प्रिपरेशन करनी है, तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनडीए इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है। जो पहली एरर है वो देखिए आप, माई फ्रेंड वॉज हैबिचुअल टू ड्राइव अ कार एट वेरी हाई स्पीड। देखिए, इस तरह का जो एरर है बहुत मुश्किल एरर है। मैं आपको ना इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। वैसे तो अगर मैं आपको पढ़ाता तो मैं ये बोलता, अगर नॉर्मल लेक्चर हॉल में हम होते तो हम बोलते क्योंकि एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हमको इन्फिनेटिव नहीं चाहिए होता। एडजेक्टिव के बाद हमको सिर्फ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज के बाद। लेकिन क्योंकि आपने उतने बेसिक्स पढ़ नहीं रखे हैं तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है ना, ये क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको पर्पस दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब आपको कहीं कोई पर्पस दिखाना हो। क्या इस सेंटेंस में आपको कोई पर्पस दिखाना है? किसी पर्पस की बात हो रही है सेंटेंस में? कोई पर्पस की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ इन्फिनेटिव की जरूरत नहीं है और हमको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह यहाँ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। जब मैं कह रहा हूँ कि पर्पस, तो पर्पस से क्या मायने हैं मेरे, मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं कहूँ कि कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी वेट, तो कैमल्स यूज क्यों किए जाते हैं? टू कैरी वेट। तो क्योंकि यहाँ मुझे पर्पस दिखाना था, इसलिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, यानी इन्फिनेटिव का यूज़ किया। मैं लिख के आपको दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ देखिए, कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी वेट। अब देख पा रहे हैं कि टू कैरी यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव का मैंने यहाँ यूज़ किया है। क्यों किया है इन्फिनेटिव का यूज़ मैंने? क्योंकि मुझे यहाँ पर्पस दिखाना है कि कैमल्स यूज़ क्यों किए जाते हैं, उनके यूज़ करने का हमारा पर्पस क्या है। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर्पस दिखाना था तो मैंने क्या किया? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। यहाँ मुझे किसी पर्पस को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस सेंटेंस में किसी पर्पस की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कोई इस्तेमाल नहीं है। इसके पीछे और भी हैं कंसेप्ट्स हैं, लेकिन वो हम लोग रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अगला जो एरर है, बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग द ऑफिसेस वर क्लोज एंड द नेशनल फ्लैग फ्लू हाफ मास्ट। देखिए, इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूँ। दो एग्जांपल अगर आपने ठीक से समझ लिए तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। एग्जांपल देखिए आप, बीइंग सिक ही डिड नॉट कम। इस वाले सेंटेंस के पार्ट का कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बाद वाले सेंटेंस में जो है एक सब्जेक्ट है, वो कौन है? ही। तो जब कोई ऐसी कंडीशन आती है तो नॉर्मली ये मान लिया जाता है कि जो बाद वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वही पहले वाले सेंटेंस का भी सब्जेक्ट माना जाएगा। अगर पहले वाले सेंटेंस को आपने कोई सब्जेक्ट ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है तो यही इसका भी सब्जेक्ट मान लिया जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जो ही है वो इसका यहाँ भी काम कर रहा है। तो ही बीइंग सिक ही डिड नॉट कम, ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मुझे ही लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही ही इसके लिए भी काम कर देगा जो बाद वाला पार्ट है सेंटेंस का, और यही इसके लिए भी काम कर देगा। मेक सेंस? ही बीइंग सिक ही डिड नॉट कम। लेकिन अगर एग्जाम्पल ऐसा हो, बीइंग अ रेनी डे ही डिड नॉट कम। अब अगेन इस सेंटेंस के इस पार्ट में कोई सब्जेक्ट इसके पास नहीं है, और बाद वाले सेंटेंस के पास अपना सब्जेक्ट है। क्योंकि हमने इस पार्ट को सब्जेक्ट नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि यही ही इसके लिए भी काम कर रहा है, इस सेंटेंस के पार्ट के लिए भी काम कर रहा है और इस सेंटेंस के पार्ट के लिए भी काम कर रहा है। तो अगर मैं ही को उठा के यहाँ लिख लूँ, ही बीइंग अ रेनी डे, डज इट मेक एनी सेंस? नो, इट डज नॉट। तो इसका मतलब यहाँ पे इस ही, ये जो ही है हमारा, ये इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए काम नहीं कर सकता। सेंटेंस के इस पार्ट को मुझे अलग से सब्जेक्ट देना पड़ेगा, और अलग से सब्जेक्ट में दे सकता हूँ यहाँ इट बीइंग अ रेनी डे। यही एग्जैक्टली बिल्कुल सेम जो एग्जाम्पल है वो यहाँ आपको दिया गया। बीइंग अ डे ऑफ मॉर्निंग द ऑफिसेस वर क्लोज्ड, यहाँ सेंटेंस के दूसरे पार्ट का सब्जेक्ट क्या है? ऑफिसेस है। तो क्या हम ये मान लें कि ऑफिसेस इसके लिए भी काम कर रहा है? बीइंग अ रेनी डे ऑफ नेशनल
मॉर्निंग। क्या अगर मैं यहाँ लिख दूँ द ऑफिस बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, अगर मैं इसको यहाँ उठा के लिख दूँ तो ये कोई सेंस बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। इसलिए मुझे इसको भी एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा ताकि ये इसके लिए मेरा काम ना करना पड़े, और यहाँ मुझे इट लिखना पड़ेगा, इट बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, ऐसा मुझे वहाँ कुछ लिखना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो। नहीं आई है तो रेगुलर लेक्चर्स में आप आइए, वहाँ हम देखेंगे। इफ़ यू आर वांटिंग टू वॉच द बर्ड्स नेस्टिंग, देखिए इसको मुझे और आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वांटिंग जो वर्ब है वो गलत है। इसे कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, अंडरस्टैंडिंग, स्मेलिंग, लुकिंग, सीइंग। ये तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं ये सर कि जहाँ भी सेंटेंस में आपको अगर ये वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में दिख रही हैं तो बस वही एरर है, उसके आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है ना। टेंसेस में जब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ते हैं तब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जो भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती हैं या वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस होती हैं उनको हम लोग जनरली आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते, है ना। अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी लेक्चर्स में। चलिए, ही डज नॉट लिसन टू वॉट आई से ऑल्दो आई एम एडवाइजिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से, टाइम का रेफरेंस आ गया। जब भी कोई काम लगातार चल रहा है और साथ में अगर टाइम का रेफरेंस है कि भी कितने समय से चल रहा है, तो उसको हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं, ना कि सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हैव बीन। ये तो बहुत आसान है, अगर आप एनडीए के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आसान है तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, इस तरह के क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं, हर साल आते हैं। लेकिन अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपसे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी है। चलिए, इट इज़ मोस्ट इसेंशियल फॉर अस टू रीच द स्टेशन बिफोर नून लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। हालांकि इन्होंने आंसर की में दिया हुआ है नो एरर, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे मोस्ट की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड ब्रॉट हिम देयर। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए ना थोड़ा सा टेक्निकल आपको होना पड़ेगा। वैसे तो इसमें कोई एरर नहीं है, ABC पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नो एरर होगा। अब आप इसमें देखेंगे कैसे कि इसमें कोई एरर नहीं है। बेसिकली एक इनडायरेक्ट नरेशन है, ये जो है एक इनडायरेक्ट नरेशन है। अगर आपको इनडायरेक्ट नरेशन में देखना है कि कोई गलती है या नहीं है, तो पहले आपको उसको डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन चेक कि भाई कोई इसमें गलती है या नहीं है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करूं तो इसमें ऐसा होगा, आई आस्क्ड, बल्कि ये ऐड कर लेना, जो इसका डायरेक्ट होगा नरेशन और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की बात कुछ ऐसा होगा, व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो इसका डायरेक्ट होगा ना नरेशन, इस पार्ट का डायरेक्ट नरेशन ये होगा, व्हाट ब्रॉट यू हियर। अब हमको पता है कि अगर पास इंडेफिनिट है, अगर डायरेक्ट नरेशन में बाद वाला पार्ट पास इंडेफिनिट में है, तो उसको कन्वर्ट करके हम लोग पास परफेक्ट में लेके जाते हैं। इसके हिसाब से अगर मैं इसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास एग्जैक्टली ये आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसकी जगह, डायरेक्ट नरेशन की जगह अगर ये लिखा होता यहाँ पे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तो डायरेक्ट नरेशन फिर अगर ये होता तो इनडायरेक्ट नरेशन सा कुछ और होता। लेकिन अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसका डायरेक्ट नरेशन ये था और जब मैंने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये आया, उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, द गार्ड्स डेयर नॉट टू हार्म हिम। इसके बिल्कुल देखिए, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो ये 2016 का हम दूसरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप शायद 2018 या 2019 का पहला या दूसरा पेपर आप देखेंगे, उसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, उसमें एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन आ रखा है। बस जो देखिए गार्ड्स से कुछ और लिखा होगा, हार्म से कुछ और लिखा होगा, लेकिन क्वेश्चन इसी के ऊपर आ रखा है, डेयर के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा भी है कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करती है सेम पैटर्न पे। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इनफैक्ट वोकैबुलरी भी रिपीट होती है, तो जितना हो सके आप देखिए। चलिए अब आप देख रहे हैं ये है नॉट,
ये कॉन्सेप्ट है, पहले ही बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये नॉट है, नॉट के पहले जो लिखा होता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट के बाद जो लिखा होता है वो मेन वर्ब होती है। तो नॉट के पहले लिखा हुआ है डेयर, तो डेयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और हार्म लिखा हुआ है इसके बाद नॉट के बाद, तो यानी ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। और नॉर्मली जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखते हैं तो उसके पहले हम लोग टू नहीं लगाते। एग्जाम्पल देखिए आप, राम डज नॉट कम हियर। अब देखिए नॉट है, ये नॉट के पहले क्या लिखा हुआ है डज, नॉट के बाद क्या लिखा हुआ है कम, यानी ये क्या है हेल्पिंग वर्ब और ये क्या है हमारी मेन वर्ब। क्या मैंने यहाँ टू लगाया? नहीं लगाया। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखते हैं तो उसके पहले टू की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे हमको टू की ज़रूरत यहाँ नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी बात समझ में आ रही है। चलिए, द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड बिकॉज द स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक फॉर द लास्ट 15 डेज। अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया कि कोई काम अगर कुछ समय से लगातार चल रहा है, यहाँ पे देखिए फॉर द लास्ट 15 डेज, साफ साफ टाइम का रेफरेंस है कि एक काम है जो लगातार चलता आ रहा है या चला आ रहा है कुछ समय से। जब भी ऐसा सेंटेंस आपके पास होगा तो आप उसको सिंपल कॉन्टिन्यूस में ना बना के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से बनाएं। यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा? हैव बीन। है नहीं है? आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए, द किंग वॉज एम्बेरेस्ड टू फाइंड एविडेंसेस। देखिए ये तो नाउन का क्वेश्चन है, नाउन का ये रटा हुआ क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पेपर्स, एविडेंसेस, इंफॉर्मेशन, एडवाइसेस, लगेज, बैगेज, है ना। तो ये नाउन का जो पहला रूल हम लोग पढ़ते हैं कि भैया जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं किए जाते। उसी का एक क्वेश्चन है, एविडेंस होता है, एविडेंसेस कुछ नहीं होता, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एज आई प्रेफर कॉफ़ी। अब देखिए ये भी क्या है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास टीचर अच्छा है तो आपको लगभग बता सकता है कि पेपर में क्या आने वाला है, क्योंकि उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। प्रेफर है, प्रेफर के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो टू यूज होती है, देन यूज नहीं होती। प्रेफर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, राइट, इंफीरियर, सुपीरियर, ये सारे के सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हम बच्चों को याद कराते ही कराते हैं कि भैया इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है ऑल्टरनेट ईयर्स पे, एंड ये पूछता है। तो ये जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ये जो हमारी वर्ब्स हैं, इनके साथ हम लोग टू इस्तेमाल करते हैं, ना कि देन इस्तेमाल करते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। गुड लक। Dehradun Defense Academy, where excellence is the only aim.